हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 और आज इसी वीडियो में हम इस पूरे को कंप्लीट कवर करेंगे। तो इसका सिलेबस आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम वैसे तो पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे, लेकिन इसमें जो जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग या रियल लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मारेंगे और बाकी सबको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ लेंगे। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो इस चैप्टर से हमारे बनते हैं, वो मोस्टली तो आता है पहले हमारे की डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि एडीआर, इसको हम शॉर्ट में जो है एडीआर बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे क्या होते हैं और इनके क्लासिफिकेशन, ये मोस्टली हमारा क्वेश्चन बनता है। अब क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे हमारे टॉपिक्स आते हैं, तो कई बार जो है या तो पूरा हमारा ये क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाएगा या इसके अंदर जैसे हमारे एक्सेसिव फार्माकोलॉजी सेकेंडरी हो गया और जेनेटिक वाले हो गई और ड्रग इंट्रैक्शन भी एक तरह से हमारा एडीआर का ही टाइप्स है। तो इनके ऊपर कभी अलग से 5 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम जो है 5 और 7 के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ड्रग इंटरेक्शन में हमारे फार्माकोकाइनेटिक ये आ जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा कि मेथड फॉर डिटेक्टिंग एडीआर एंड हाउ टू कंट्रोल देम। ये हमारे AKTU में पिछले साल 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो आखिर मतलब हमारा जो एडीआर होता क्या है और उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो एक तरह से हम इसको ये वाला बोल सकते हैं कि एडीआर रिपोर्टिंग रिपोर्ट, मतलब हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर, और मैनेजमेंट मतलब उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आप इस टॉपिक को एक तरह से बोल सकते हो। तो यही सारी जो बात है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। बाकी अगर कोई भी बच्चा धोखे धड़ाके से जो फार्माकोलॉजी 4 सेम की एडीआर वाला टॉपिक समझ के यहाँ आ गया हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई 4 सेम में अलग से ये टॉपिक कवर है, तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपको सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं इस एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्या होता है। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो एडीआर को अगर हम समझें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीआर बोलते हैं और फुल फॉर्म बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो देखो, ड्रग के बारे में आप जानते हो ड्रग क्या होते हैं, रिएक्शन अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एडवर्स का मतलब आप पहले समझो कि ये वर्ड आखिर क्या क्या रहा है। तो एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि हमने जो सोचा उससे थोड़ा सा उल्टा हो जाए। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो कल हमारे इंडिया और इंग्लैंड का क्या था, सेमीफाइनल मैच था, वर्ल्ड कप चल रहा है अभी हमारा। तो उसके लिए हमारा मैच था, तो हम सब ने क्या सोच के रखा था कि इंडिया इस मैच में जीतेगी और उसके बाद वो फाइनल में पाकिस्तान को हरा के और वर्ल्ड कप जीतेगी, हमने ये सोचा था। तो ये हमारी क्या थी, प्रिडिक्ट था कि हमें भाई ऐसा चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, उसका अपोजिट हो गया कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में ही हार गई और बाहर हो गई। तो यहाँ हम चाहते क्या थे कि भाई इंडिया जीते, तो इसको हम बोलते हैं डिजायरेबल चीज। लेकिन हमारा हुआ क्या, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अनडिजायरेबल, यानी कि हमारी इंडिया क्या हो गई, हार गई। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्स। की यहाँ पर क्या होगा, जो हम चाहते थे उसका ना होता हुआ उसका थोड़ा सा उल्टा हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया। अब हम फार्मेसी में अगर बात करें तो फार्मेसी में इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट करो आपने कोई भी ड्रग है वो किसी बॉडी को दी। अब एग्जांपल मान लो कि भाई किसी को फीवर है और आपने उसको पैरासीटामोल दी कि भाई उसका क्या होगा, फीवर हमारा ठीक हो जाए। पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसलिए ये एग्जांपल लिया, आपको अच्छे समझ आ जाए। तो अब पैरासीटामोल का यहाँ पे काम क्या होता कि वही वो उस फीवर को हमारे क्या करती, कम करती। और आप लोग ऐसा चाहते भी, तो अगर मान लो ड्रग आया, उसने बॉडी में दिया, बॉडी ने अपना बॉडी में जाके ड्रग ने अपना रिस्पॉन्स दिया और हमारा जो फीवर था वो हमारा कम हो गया। तो ये हमारा डिजायरेबल था, यानी कि हम ये चाहते थे कि भाई हमारा फीवर जो है कम हो जाए। लेकिन इन द केस, सम केस में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने पैरासीटामोल दी और उसने बॉडी में दिया और हमारा फीवर क्या हुआ, कम होने की जगह बढ़ गया, या फिर हो सकता है कि भाई फीवर हमारा क्या हो जाए, हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ये अनडिजायरेबल चीज क्या हो गई कि हमारे सिर में दर्द शुरू हो गया, या हमारा फीवर और तेज हो गया, या हमें कोई भी टॉक्सिटी हो गई, या कुछ भी हो गया। यानी कि XYZ जो हम चाहते थे वो ना होकर हमारा कुछ उसका अपोजिट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शन क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जब ड्रग अपनी बॉडी में लिया तो उस ड्रग के बाद जो रिएक्शन हमारी बॉडी में काज हुए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो वही जो हम यहाँ से वही उल्टा है कि यहाँ हम चाहते थे कि भाई इंडिया जीत के वर्ल्ड कप में जाए, वहाँ पाकिस्तान को हरा के भाई वर्ल्ड कप जीते यहाँ पर, और टोटल क्या हुआ, सेमीफाइनल में ही हार गए। यानी कि जो चाहते थे उसका जस्ट उल्टा हो गया और हारे भी 10 विकेट से, यानी कि काफ़ी बुरा लगा, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वही हिसाब है यहाँ पर कि सेम एडीआर में यही होता है कि जिस ड्रग, यानी कि जिस पर्पज के लिए आप ड्रग को दे रहे हो वो पर्पज ना देखा है, वो ड्रग हमारा उल्टा दे रहा है और हम लोगों को नुकसान और पहुँचा देता है उल्टा। तो यही हमारे होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि जो हम चाहते थे वो हमको नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ADR इज एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन अवर बॉडी विच वी डज नॉट वांट। यानी कि ADR सिंपल सी क्या है, हमारे अनडिजायरेबल इफेक्ट है किसी भी ड्रग के। आप चाहो यहाँ लिख सकते हो कि अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि किसी भी ड्रग के अनडिजायरेबल इफेक्ट है जो हमको नहीं चाहिए, वो वैसा इफेक्ट हमारी बॉडी में देने लगता है।
अब इस डेफिनेशन को थोड़ा आप एक्सटेंड कर सकते हो कि दे आर हार्मफुल, यानी कि ये नॉक्सियस इफेक्ट होते हैं, थोड़े से खतरनाक भी हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। अनइंटेंडेड, यानी कि हमारा कोई इंटेंट नहीं था भाई, आप किसी भी ड्रग को ये पर्पज से तो नहीं दे रहे पैरासीटामोल कि भाई उसका सिर का दर्द शुरू हो जाए, आप दे तो इसलिए रहते कि बुखार कम हो जाए। तो जो आप नहीं करना चाहते थे वो वाले कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अनइंटेंडेड होता है एंड ऑकर्स एट अ नॉर्मल डोज। अब ये नॉर्मल डोज का फंडा और समझ लो। अब यहाँ पर क्या, जैसे मान लो आपने पैरासीटामोल है कि भाई ये दिया गया 500 mg दी जाए किसी को, मान लो या 650 mg डोलो वाली चलती है जो, तो ये 2 टैबलेट दी जाए। अब मान लो कि धोखे से डबल हो गई, मान लो उसको बुखार आया, उस बंदे ने खुद खा ली, और धोखे से इधर किया कि उसने एक और टैबलेट खा ली, तो यहाँ पर आपकी डोज ज़्यादा हो गई, यानी कि जबरदस्ती आपने 1000-1500 mg ले लिया है, कोई ड्रग 1.5 ग्राम ले लिया है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये तो भाई नोन है कि भाई कोई जब दवा ज़्यादा खाओगे तो पहुंचाएगी। तो वो एडीआर क्या था, वो तो आपने भाई क्या किया, बीमारी अपने अंदर क्रिएट कर ली। तो नॉर्मल डोज का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि जितनी नॉर्मल दी जाती है, मान लो एक टैबलेट दी जाती है या 650 mg वाली टैबलेट दी जाती है, तो उसी एक टैबलेट में अगर आपको क्या हो गया, एडवर्स रिएक्शन हो गए, आपको कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिला, तो वो हमारा एडीआर कहलाता है कि भाई आपने नॉर्मली खाई, जैसे आप खाते हो वैसे आपने यूज़ की, लेकिन क्या हो गया, फिर भी आपको ये देखने को मिल गया। तो ये हमारे कहलाते हैं एडीआर, कि वो हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे अनइंटेंडेड हो सकते हैं, और ऑकर्स हो सकते हैं हमारे नॉर्मल डोज पर। तो आई होप आपको ये एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन अच्छे समझ आ गया होगा, क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम बात करें अपना, इसमें समझेंगे कुछ रीजन या कॉज, यानी कि किस किस वजह से हमको ये एडीआर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सपायरी मेडिसिन, यानी कि अगर कोई एक्सपायर हो चुकी वाली दवाइयाँ खा सकता है, खा लेते, कभी नहीं चेक करते, कभी कभी क्या होता है ना, दवाइयों का वो मेन चीज़ ही हमारी छुट जाती है, जो पीछे हमारा उस पर लगा होता है लेवल, वो लेवल हट जाता है कि भाई हमको डेट ही नहीं दिखती कि कब एक्सपायर क्या है, तो इन केस में हमें ये हो सकती है एडीआर। दूसरा होता है ओवर डोजिंग ऑफ ड्रग। अब आप कहोगे सर अभी तो मना किया नॉर्मल डोज पे, पर धोखे से तो होती है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो भाई बीमार हुआ, घर वालों ने उसको दवा खिला दी, फिर उसको वो डॉक्टर के पास लेके चले गए। अब डॉक्टर पूछेगा कुछ खिलाई, तो वो मना कर देंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं दवाई खिलाई, इसलिए कि भाई डॉक्टर हमसे कुछ बोले ना। तो इस केस में डॉक्टर भी वो दवा देगा। अब मान लो कोई दवा इस केस में क्या होगी, ज़्यादा हो गई, यानी कि डबल डोज चलेगी, तो ओवर डोज हो जाएगा। तो ओवर डोज की वजह से कई बार क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट यानी कि एडीआर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था ओवर डोजिंग ऑफ ड्रग, यानी कि धोखे से या किसी भी केस में ज़्यादा हो जाते हैं तब। फिर हमारी एलर्जी टू द मेडिसिन, यानी कि कोई कोई होती है, कोई कोई दवा किसी को एलर्जी कॉज करती है, यानी कि ये दवा किसी को फिट नहीं बैठ रही, वो नहीं बैठ रही, तो इन वजह से हमको हो सकती है। उसके बाद स्टॉपिंग इन मिडवे, तो यानी कि कई बार क्या होता है, कोई दवा खा रहा हो, अचानक वो खाते खाते रोक देता है, तो उसको क्या होती है, ये भाई एडीआर हो सकते हैं। इन सबको डिटेल्स में हम ये क्लासिफिकेशन में अपने पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे हमारे एज हो गया, आइडियोसिनक्रेसी, डिजीज कंडीशन एंड ड्रग इंटरेक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एडीआर को कॉज कर सकते हैं। अब इन सबको डिटेल्स में, डिटेल मतलब ये नहीं है, जो हमारे टाइप्स है ना, क्लासिफिकेशन है, उसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि भाई रीजन तो वही है, तो उसी के बेस पर ये हमारे क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ कॉजेस। अब समझते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर के बारे में। तो अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो, इसको हमने जो अपनी फार्माकोलॉजी में पढ़ा, वहाँ पे टाइप ए से लेकर टाइप ई एफ तक जाते हैं। फिर हमारे ये एक्यूट सब एक्यूट इन फेज में भी जाते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो दिए वो आते हैं 2 तरह के, एक हमारे आते हैं प्रिडिक्टेबल और एक हमारे आते हैं अनप्रिडिक्टेबल, या हम इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डोज। अब इनसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, कभी बाई चांस आ जाते कोई पूछ लेता है। तो जैसे ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं कि कोई जैसे हमने ड्रग खाया, मान लो वही मैंने आपको दिखाया कि मान लो ये ड्रग इस बंदे ने खा लिया, और इसको जो रिएक्शन यानी कि जो एडीआर हमको देखने को मिलेगा वो कितने देर में देखने को मिला, कितने टाइम बाद देखने को मिला, उसके बेस पर ये हमारे 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रखे हैं। पहले नंबर पर हमारा था एक्यूट, यानी कि मान लो कोई भी टैबलेट आपने देखने को खाई और वो तुरंत ही यानी कि 1 घंटे से पहले ही आपको उसके जो है रिएक्शन देखने को मिले। जैसे कई बार होता है कोई टैबलेट खा ले, एकदम आपके क्या हुआ, हाथ पैर में खुजली मचने लगती है, रेड रेड पूरे निशान हो जाते हैं, ईचिंग वगैरह हो जाती है, ये भी एक तरह से एडीआर है। तो ये हमारे होते हैं एक्यूट वाले, यानी कि आपको 1 घंटे के अंदर ही वो चीज़ देखने को मिल जाती है। फिर हमारे आते हैं सब एक्यूट, यानी कि आपने कोई टैबलेट दवा खाई और उसके बाद वो नुकसान हुआ, वो 1 से 24 घंटे यानी कि पूरे दिन में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। फिर हमारे आते कुछ लेटेंट, मतलब होता है थोड़ा सा लेट एक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि ये एडीआर आपने खाए तो आपको उस दिन बिल्कुल पता नहीं चलेगा, अगले दिन भी नहीं पता लगेगा, उसके 2 या 3 दिन के बाद, यानी कि थोड़े से दिनों बाद आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। जैसे थैलेमाइड ट्रेजेडी के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी केबल क्लास पे, तो उसमें भी ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। तो ये थे हमारे कुछ क्लासिफिकेशन इफेक्ट के शो पे कि वो जो भी ड्रग है वो एडीआर कितने टाइम बाद शो करता है, उसके बेस पर ये हमारे क्लासिफिकेशन थी। तो अब अगर अपने हम सिलेबस के बेस पे देखें तो यहाँ पर हम 2 तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा इसमें आएगा प्रेडिक्टेबल, या इसको हम जो है डोज डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके अंदर पहला हमारा आता है एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसको हम आगे जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा इसमें आता है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और थर्ड हमारे इसमें आता है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विथड्रॉवल ऑफ ड्रग। तो ये हमारा होगा, इसको हम जो है रिटर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग ऑफ ड्रग बोलते हैं, या रिबाउंड एक्शन भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड इसमें हमारे टाइप्स आता है अनप्रिडिक्टेबल वाला,
जिसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ डोज बोलते हैं। इसके अंदर भी हमारे 3 चीज़ें आती हैं, आइडियोसिनक्रेसी आती है, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन आती है और जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी आती है। अब ये क्लासिफिकेशन या तो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क्स या 10, तो आपको क्या करना है, इन सब के बारे में एक एक 2-2 लाइन में डिफाइन करना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। लेकिन अगर इसके अंदर से कोई सा टॉपिक हमारा डिटेल्स में, जैसे एक्सेस वाला हो गया या सेकेंडरी हो गया, ये हमारा कई बार आता है, ये जेनेटिक वाला, यही हमारा कई बार जो है 5 या 7 मार्क्स में आ जाता है। पूरा क्लासिफिकेशन लिखो और इनमें से कोई सा एक डिफाइन करो, तो इनको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल सा है। अब चलो इसको हम जो समझते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा इसमें आता है प्रिडिक्टेबल एंड डोज डिपेंडेंट। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो हमारे क्या कहते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम पहले से पता लगा सकते हैं, पहले से थोड़ा बहुत मतलब हमको पता होता है कि ये चीज़ हमें हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने पैरासीटामोल टैबलेट के पीछे अगर पढ़ा होगा तो उस पर लिखा होता है कि इट कैन कॉज लीवर टॉक्सिसिटी, यानी कि सिंपल है कि अगर आप पैरासीटामोल को क्या करते हो, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो क्या कर सकती है, आपको टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। फिर आपने ओटीसी ड्रग, यानी कि जो ओवर द काउंटर में जिनको आप नॉर्मली खाते रहते हो, पैरासिटामोल, एस्पिरिन है, तो अगर आप इनको ज़्यादा खाते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे एडीआर है जो हमको पहले से पता है कि भाई ये चीज़ हमको जो है हो सकती है, और ये हमारी डोज पर भी डिपेंड है। जैसे जो मैंने आपको पैरासीटामोल के बारे में बताया, तो अगर वो पैरासीटामोल का आप यूज ज़्यादा करते हो, डेली करते हो, लगातार करते हो, ज़्यादा करते हो, तो उस केस में वो आपके लीवर को जो है डैमेज कर सकता है, लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो ये हमारा क्या है, डोज पर भी डिपेंड करता है, और ये हमारा प्रिडिक्टेबल है, यानी कि हमको ये पहले से पता है कि ये चीज़ हमें हो सकती है, फिर भी हम जो है इसको रोकते वोकते नहीं है। तो यही हमारी प्रेडिक्टेबल था, जिसकी यहाँ पे कहानी आपको लिखी मिल जाएगी। अब अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें तो हमारा 3 तरह से था। तो पहले नंबर पे हम समझते हैं एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब आप एक चीज़ जानते हो कि कोई भी मान लो ड्रग है, तो अगर आप उस ड्रग को आप क्या कर रहे हो, उस ड्रग को अगर किसी भी बॉडी में दे रहे हो, मान लो ये बॉडी में दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो ड्रग अपना क्या दिखाएगा, इफेक्ट शो करेगा, यानी कि जो भी ड्रग की एक्टिविटी होगी वो अपना शो करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये हमने ए नाम का ड्रग दिया, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि मान लो कि भाई इसको नॉर्मली क्या करना चाहिए, फीवर शो करे, लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ फीवर तो ठीक किया पैरासीटामोल ले, लेकिन साथ के साथ कुछ और ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि कम अमाउंट में। जैसे मान लो 500 mg चाहिए होती है किसी को, मान लो ये क्या कर रहा है 250 mg में किसी का फीवर ठीक कर दे रहा है, तो अगर उसको हम 500 देंगे तो वो क्या कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यही सिंपल है एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो जरूरत से ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करने लगता है, और इस केस में क्या होगा कि ड्रग की एक तरह से ओवरडोज हो जाती है, और वो क्या करेगा, उस बंदे में जाके क्या करेगा, टॉक्सिसिटी या कोई भी एडीआर जो है शो करेगा। तो एक तो ये हो गया हमारा एक्सेस। दूसरा क्या होता है कि कई केस में ड्रग भी थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जांपल बताया कि कोई डॉक्टर जो मतलब कोई मान लो बच्ची बीमार है, तो उसको घर से दवा खिला दी, डॉक्टर पास आया, डॉक्टर ने फिर उसको दवा दे दी और उसने पूछा घर से तो कुछ नहीं खाया, तो मना कर देते हैं। तो ये केस में ओवरडोज आता है। कई केस में क्या होता है, डॉक्टर खुद भाई देते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर ट्राई करते हैं कि भाई ये बीमारी ज़्यादा है, तो उसको हैवी डोज की दवा लिख के दे देते हैं। अब मान लो किसी किसी की बॉडी भाई इतनी वीक होती है, नहीं है मजबूत, आपने देखा होगा डॉक्टर वेट भी पूछते हैं कई बार कि 40-50 किलो से ऊपर हो तभी वो हैवी डोज की दवा देते हैं। तो मान लो किसी डॉक्टर ने भाई इंटेंटिवली, यानी कि किसी को ठीक करने के लिए वो ड्रग दे दी, क्या मतलब हैवी डोज की, और वो बॉडी फील नहीं कर पा रही है, तो वो ड्रग भी क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, एडीआर हमारे कॉज कर सकती है। अब जैसे आप इसका एग्जांपल समझो, लेट करो कि कोई भी एक मान लो पर्सन है, तो उस बंदे को क्या लीवर की प्रॉब्लम है, भाई उसको कोई लीवर की डिसीज़ है। अब मान लो वो पैरासीटामोल यूज़ कर रहा है। अब आपको बताया कि पैरासीटामोल हमारे लीवर के लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है। अब उसके जो बंदा है उसके में पहले से लीवर की प्रॉब्लम है, तो भाई पैरासीटामोल जो वो देगा नॉर्मल डोज ही देगा, लेकिन वो नॉर्मल डोज भी पैरासीटामोल क्या करेगा, उस बंदे को कॉज एडीआर कॉज करेगा। रीज़न क्या है भाई, सिंपल है कि लीवर पे जाके ये अटैक करती है, पैरासीटामोल थोड़ा सा डैमेज करती है, और उसका लीवर पहले से खराब है, तो वो पैरासीटामोल क्या करेगी, ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे एक्सेस वाले के अगर ये आते हैं तो आप इसको लिख के आ सकते हो। बाकी 5 नंबर या 7 नंबर के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, और इसको अगर आपको और बढ़ाना हो तो सिंपल सी बात है कि इसको आप लिख देना कि ये हमारा क्या प्रिडिक्टेबल टाइप का है। अब प्रिडिक्टेबल टाइप के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी और बातें लिखी हैं कि क्या क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया, पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डोज डिपेंडेंट होती हैं, तो ये सब बात अभी आप ऐड कर सकते हो। इस तरह आप इसको 5 और 7 मार्क्स में बनाकर लिख के आ सकते हो। बाकी इसको हम थोड़ा सा रोक भी सकते हैं, कैसे कि हम क्या कर सकते हैं, डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि डोज को हम थोड़ा सा कम दे सकते हैं किसी बंदे को अगर हम थोड़ा थक होता है। बाकी अगर किसी की डिजीज़ के बारे में मान लो हमको पता है कि उसे लीवर की प्रॉब्लम, तो हम उसे पैरासीटामोल नहीं सजेस्ट करेंगे, या फिर अब थोड़ा सा कम मात्रा में उसको देंगे। तो इस तरह से हम इन एडीआर को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये हमारे मोस्टली कॉमन होते हैं भाई, मोस्टली में देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा ड्रग तो हर कोई लेता रहता है, प्रिवेंट भी कर सकते हैं भाई, इनको हम रोक भी सकते हैं, और ये रिवर्सिबल भी होते हैं, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हेपेरिन इंड्यूस करता है ब्लीडिंग को, कोमा हो सकता है, हमें बारबिटूरेट ज़्यादा यूज़ होता है तो कोमा भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन डीफनेस वगैरह कॉज कर सकता है। तो ये हमारे कुछ वो थे। अब आप लोगों से क्वेश्चन है डीफनेस, बहुत ही सिंपल वर्ड है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। कई बार क्या होता है ना, बेसिक नॉलेज लोग मिस कर जाते हैं और बड़ी बड़ी नॉलेज याद रखते हैं। तो डीफनेस का मतलब क्या है, कमेंट्स लिख के आप बताओ।
अब हमारा यहाँ पर आता है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे मैं सिंपल आपको इससे समझा देता हूँ कि लेट करो कोई हमारा एक ड्रग है जो हमारा एंटी हिस्टामिन है। अब एंटी हिस्टामिन ड्रग का काम क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में एलर्जी वगैरह कॉज होती है, तो जैसे छींके मारते हो आप लोग, छींके वगैरह आती है, स्नीजिंग वगैरह होती है, आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होता है और वो हिस्टामिन क्या करता है, आपको कोल्ड कॉज कराएगा, आपको छींके आएंगी और ये स्नीजिंग वगैरह ये सारे काम होते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटी हिस्टामिन नाम के ड्रग दिए जाते हैं। तो ये ड्रग क्या करेगा, एंटी हिस्टामिन वाला क्या करेगा कि ये एंटी एलर्जिक एक्शन शो करेगा और हमारी जो एलर्जी हो रही है, हमको कोल्ड हो रखा है, इसमें स्नीजिंग हो रही है, छींक वगैरह हो रही है, उसको रोकने का काम करेगा। तो ये हमारा क्या है, इसे बेसिकली एंटी हिस्टामिन ड्रग का काम है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं इंक्लूडिंग एंटी हिस्टामिन, इनके क्या होते हैं कुछ एक अलग से भी काम होते हैं। अलग से काम क्या होगा कि ये हमारे आई ड्रग एंटी हिस्टामिन में इन्होंने प्राइमरी इफेक्ट दिया और एंटी एलर्जिक एक्शन दिया, लेकिन साथ में ये क्या कर रहा है, एक और एक्शन शो कर रहा है जो हमारा है सिडेशन का। यानी कि ये हमारी बॉडी में ड्रॉजीनेस भी कॉज कर रहा है, हमको आलस आएगा, नींद आ सकती है हमको, तो ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, सिडेशन भी कॉज कर रहा है। तो इसका जो प्राइमरी इफेक्ट है वो तो हमारा एंटी एलर्जिक है, लेकिन इसका एक सेकेंडरी एक्शन और है जो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, सिडेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यानी कि हो सकता है बहुत से ऐसे ड्रग हैं जिनका एक एक्शन ना होकर एक से ज्यादा एक्शन हो सकते हैं, तो जो दूसरा वाला एक्शन हमारा होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी वो दिखाता हूँ। आप सभी लोगों ने कोटा फैक्ट्री सीजन 1 तो देखा ही होगा, जो भाई कोटा के ऊपर बना हुआ पूरा। तो उसमें क्या करता है, वो केमिस्ट्री के टीचर बोलते थे, एक लेटेस्ट टीचर आते थे सरदार पाजी, तो वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को हंसा हंसा के, बनाना बॉन्ड ये सब पढ़ाते हैं। तो वो लास्ट में क्या करते हैं, गाना भी गाते हैं। तो पहला उनका जो प्राइमरी काम था वो क्या था कि मान लो वो क्या कर रहा है भाई, अपना एंटी एलर्जी यानी कि उनका पढ़ाने का काम है फर्स्ट, लेकिन वो एक एडिशनल काम यानी कि वो बच्चों को एंटरटेन भी कर सकते हैं, बच्चों को गाना भी सुना सकते हैं। तो ये उनका क्या हो गया, एक सेकेंडरी काम हो गया और ये वो वहाँ पे करेंगे। तो वो उनका तो खैर अच्छा काम है ये वाला। तो यही यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा ड्रग जिसका प्राइमरी काम तो हमारा जरूरी है और अलग है, लेकिन उसके अलावा वो एक दो अपने सेकेंडरी काम और देता है, यानी कि अलग से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स और देता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे उन सर का वहाँ पे पढ़ाना गाना वाना था, रियल लाइफ में भी आपको मिल जाएंगे, कुछ टीचर डांस भी करते हैं अलग डांस भी, तो ये उनका अलग टैलेंट है। तो एक तरह से उनका ये सेकेंडरी वो हम बोल सकते हैं इफेक्ट, ये चीज़ भी उनके अंदर है, वो ये काम कर सकते हैं। उसी तरह कोई ड्रग हमारा सेकेंडरी एक्शन भी दे सकता है। तो बाकी वही सारी चीज़ें कि ये हमारा प्रिडिक्टेबल है और इसको हम मतलब अनअवॉइडेबल है कि भाई इसको हम बदल नहीं सकते। कि जैसे मान लो कोई भी एंटी हिस्टामिन है तो वही एंटी एलर्जिक एक्शन है, तो वो साथ में अगर बॉडी में जाएगा तो वो सिडेशन भी कॉज करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसका सेकेंडरी एक्शन है। तो ये हमारा अनअवॉइडेबल है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा जो एंटी हिस्टामिन है सिडेशन कॉज करेगा, लेकिन ये हम इसको बदल नहीं सकते। इसीलिए हमारा क्या होता है, साइड इफेक्ट वगैरह के अंदर आता है। तो जो हमारा ये वाला होता है, सेकेंडरी वाला होता है, यही हमारा क्या होता है, साइड इफेक्ट भी कहलाते हैं इन्हीं को। अब साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो साइड का मतलब होता है एक अलग से साइड में कोई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये काम तो यही कर रहा है ना, एंटीहिस्टामिन क्या कर रहा है, मेम हमारा दे रहा है एंटी एलर्जिक वाला। अब ये क्या कर रहा है, एक साइड में अलग से एक्शन और दे रहा है, इसको हम सिडेशन बोलते हैं। तो इसको हम जो है साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इन्हीं को हम साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा ना कभी कभी कि एडीआर वर्सेस साइड इफेक्ट, एडीआर क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है। तो एक तरह से साइड इफेक्ट हमारा एडीआर का ही है, एक तरह से पार्ट है। तो अब आप लोग कमेंट में बताओ, जितने लोग समझ गए कि साइड इफेक्ट वर्सेस एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये सेकेंडरी वाला समझ गए, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं। अब थर्ड यहाँ पे हमारा आता है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विथड्रॉवल ऑफ ड्रग। यानी कि इनमें सिंपल क्या होता है कि लेट करो कि आप बहुत टाइम से क्या कर रहे हो, किसी कोई दवा यूज़ कर रहे हो। चलो मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ, सिगरेट का ले लो। बहुत लोग जो है सिगरेट और तंबाकू यूज़ करते हैं, बेमल पान मसाला जुबान केसरी वाला सारा कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो इनको क्या करें, मान लो सिगरेट को कोई बंदा है वो डेली कंज्यूम करता है भाई, सुबह शाम दोपहर। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि सुबह सुबह कोई सिगरेट यूज़ करता है और उसी से वो हल्का होने भी जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा सुबह भाई फ्रेश होने वो सिगरेट पीते हुए जाता है। तो अब इन द केस अगर किसी दिन आप उसको वो सिगरेट नहीं मिलेगी तो वो वही हल्का भी नहीं हो पाएगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तलब मचेगी, बेचैनी होगी और हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, तड़प मचे, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सिगरेट का वो क्या हो गया, एक तरह से इतना लत लग गई, इतनी उसको आदत होगी कि उसके बिना उसका काम ही नहीं चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, एक तरह से वो अनकॉन्शियस बहुत ही बुरा फील कर रहा है। तो यही होता है हमारा इस वाले केस में। जो थर्ड केस में क्या है कि बहुत ऐसे बंदे होते हैं वो मान लो किसी ड्रग को रेगुलर ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई बंदा जिसके हाथ पैरों में दर्द होता है, वो डेली क्या कर रहा है, एक ब्रूफेन या कोई भी दर्द की दवा ले रहा है, कोई ओटीसी मेडिसिन ही ले रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, वो उस दवा पे इतना डिपेंड हो जाएगा कि अगर किसी दिन वो उस दवा को नहीं लेगा तो वो अगेन क्या करेगा, दर्द फील करेगा और उसको जो भी प्रॉब्लम वो फिर से उभर कर आ जाएंगी। तो यही हमारी होती है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विथड्रॉवल ऑफ ड्रग। कि यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी ड्रग का लेना बंद कर देते हैं, कोई ड्रग हम रेगुलर यूज़ करा और अगर उसको लेना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ हमको जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। यानी कि यहाँ पर हमको कोई ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करा, ड्रग को बंद करने पर हमको वो टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है। यानी कि हमारी बॉडी ही इस तरह से ऐसा रिस्पॉन्स कर रही है कि हमारी बॉडी उस वाले ड्रग पर क्या हो गई है, डिपेंड हो गई है।
तो इसको हम जो है रीबाउंड इफेक्ट नाम से भी जान सकते हैं, और इसको हम जो है टाइप ई वाला, जो टाइप ए से एफ तक डिनोट करते हैं, उसमें टाइप ई वाले में ये हमारा आता है कि एंड ऑफ यूज, यानी कि अब ये होता कैसे है। तो मान लो किसी डॉक्टर ने कोई आपको मेडिकेशन पूरी प्रेस्क्राइब की कि आपके इतने टाइम के लिए है। अब क्या होता है कि आपने यूज़ की, खाई, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको लगा कि आप ठीक हो रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे, उस दवा को लेना बंद कर दोगे। जैसे आप उस दवा को लेना बंद कर दोगे, आप क्या होगी, वो बीमारी आपके बॉडी में फिर से देखने को मिल जाएगी। तो यही हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर है, और कैसे क्या लिखना है ये यहाँ पे बातें आपको मिल जाएंगी। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो एंटी एपिलेप्टिक जो हमारे ड्रग होते हैं, अगर हम उनको लेना बंद कर देते हैं तो जो हमारे सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी वगैरह होते हैं, दौरे वगैरह लगते हैं, वो हमारे फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि आप कहोगे भाई ये तो अजीब ही है कि भाई जब तक दवा खा रहे हैं तब तक ठीक है, दवा लेना बंद करोगे तो फिर से आपको वो चीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेपर ऑफ नाम का ऑप्शन होता है। टेपर ऑफ मतलब एक तरह से थेरेपी बोल सकते हैं कि आपने मान लो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लिए, अब आपको लग रहा है कि आप भाई ठीक हो रहे हो, तो आपको अगर बंद करना है तो पहले आप क्या करोगे, उसकी डोज थोड़ी थोड़ी कम करना शुरू करोगे। आप एकदम उस ड्रग को लेना बंद नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, मान लो आज आप बंद करना चाह रहे हो, आपका लग रहा है ठीक हो गया, तो कल आप उसका थोड़ा सा कम डोज लोगे, फिर थोड़ा सा और कम डोज लोगे। तो इस तरह करते करते मान लो आपने दिन में 2-3 बार खा रहे हैं, फिर आप 2 बार खाओगे, फिर आपने मान लो कि लग रहा है तो ठीक है आप 1 बार खाओगे। तो इस तरह करते करते आप उस चीज़ को क्लोज करोगे तो वो चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी। या यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई अल्टरनेट यूज़ करो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सिगरेट अगर लोग बंद करना चाहते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरी आदत डाल लेते हैं, या तो वो सेंटर फ्रेश च्युइंगम चबाने लगते हैं, या वो कोई मेंटोस गोली या बहुत सारी आती है उन टैबलेट वगैरह को कंज्यूम करने लगते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस करके अपनी सिगरेट या इन गंदी आदतों को ठीक कर सकते हो। तो यही था ये चीज़। और इसमें एक और है कि अगर बीटा ब्लॉकर को आप स्टॉप कर दोगे अचानक, तो एंजाइना पेक्टोरिस नाम की बीमारी आपको फिर से हो सकती है। तो ये थे हमारे पहले प्रेडिक्टेबल के 3 टाइप्स। अब हमारा यहाँ पर सेकंड टाइप आता है अनप्रिडिक्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डोज। अब इनमें सिंपल क्या है कि जैसे मान लो जो ही मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो ये हमारा ड्रग है, और ये ड्रग को अगर हम इस बंदे को देते हैं तो हमें कुछ भी मतलब कोई भी आइडिया नहीं है कि ये ड्रग इस बंदे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारे अनप्रिडिक्टेबल या इंडिपेंडेंट डोज का मतलब है कि वो हमारे इस ड्रग पर डिपेंड ही नहीं करते। यानी कि हम कौन सा ड्रग दे रहे हैं, कितने अमाउंट में दे रहे हैं, क्या है, तो वो हमारे इस डोज और ड्रग पर डिपेंड नहीं करता। वो हमारा डिपेंड करता है इस बंदे पर। यानी कि जिस भी बंदे को हम वो ड्रग या दवा दे रहे हैं वो उस वाले बंदे पर डिपेंड करेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड हमारा आता है पेक्यूलियरिटी। इस वर्ड को आप याद रखना है, इसका मतलब होता है खासियत। यानी कि क्या होता है कि हर एक बंदा जो है वो यूनिक होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो उसके अंदर की चीज़ें भी अलग होती हैं। यानी कि हो सकता है किसी का जीन्स अलग हो सकता है किसी की पावर, इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर मैंने पीसीएम एक पैरासीटामोल टैबलेट दी, यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और मान लो मैंने ये 500 mg दी। तो अब हो सकता है कि कोई बंदा तो हमारे इस 500 mg वाली टैबलेट से ठीक हो जाए, लेकिन किसी किसी को हो सकता है कि 650 mg लग जाए ठीक होने के लिए। तो यहाँ पर वही टैबलेट तो हमारी वही है, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम है, लेकिन बंदा क्या कर रहा है, उस टैबलेट पर अलग अलग अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो इस तरह के जो हमारे इफेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल। यानी कि हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपके पास कोई मान लो पेशेंट आया, आप उसको दवा देते तो उस पेशेंट के बारे में सारा कुछ तो आपको पता नहीं है कि वो पेशेंट भाई किसी ड्रग पे कैसे इफेक्ट शो करेगा। तो इसलिए आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो ड्रग हमारा कैसा इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरह के जो हमारे होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल कहलाते हैं, और इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिकली अननोन रीजन की वजह से हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जो रीजन हमको नहीं पता है। रीजन तो है लेकिन हम लोगों को क्या है, पता नहीं है। ठीक है, बाकी ये हमारे लेस कॉमन होते हैं, यानी कि मोस्टली देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे सीवर खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमको पहले से पता ही नहीं है क्या कैसे हो सकता है, तो थोड़े से ये हमारे डेंजरस हो जाते हैं। और अगर ये हमारे डेंजरस होते हैं तो आप क्या करोगे, इनको तुरंत इमीडिएट स्टॉप करोगे, और ड्रग जो आप दे रहे हो उसको वापस करोगे। और हो सकता है अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो उस ड्रग को आप रिमूव भी करवाओगे बॉडी से, कैसे भी साफ सफाई करके। जो आपने पॉइजनस के केस सुने होंगे उसमें क्या करते हैं, हम ड्रग को बाहर भी निकालते हैं पेट से, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, और ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, पेक्यूलिटी पे। यानी कि जो पर्सन होते हैं, जो भी पेशेंट है, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, सबके अपने अपने अलग चीज़ है, तो वो बंदे क्या करेंगे, अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे अलग अलग ड्रग पर। तो ये हमारे बेसिकली 3 तरह से है। पहला हमारे इसमें आता है आइडियोसिनक्रेसी, फिर सेकेंडरी एलर्जिक ड्रग रिएक्शन आती है, और थर्ड हमारे आती है जेनेटिक वाली। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें आइडियोसिनक्रेसी की, तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, यानी कि हम इनको पता नहीं सकते कैसे हैं। दूसरे ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और तीसरे डज नॉट डिपेंड ऑन द डोज, यानी कि जो आइडियोसिनक्रेसी है ये हमारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो हम ना तो यानी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते, ना ही वो हमारे डोज पर डिपेंड है। ये हमारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि हर एक बंदे का एक अलग रिस्पॉन्स होगा, और वो क्यों होगा, उसकी पेक्युलिटी के बेस पर होगा। तो यही सिंपल थी इसकी डेफिनेशन आइडियोसिनक्रेसी की। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा याद भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप बनाना चाहोगे ना, थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है बनाना, कैसे क्या करोगे, तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हो कि देयर आर द अनयूजुअल इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। यानी कि वही मैंने बताया कि मान लो ये हमारे एक हैं, फिर हमारे ये अलग लोग हैं,
फिर ये हमारा अलग है। तो अगर हम मान लो ये कोई भी ड्रग देते हैं तो इस बंदे को देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, तो तीनों पे जो इफेक्ट है वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि कोई बंदा हमारा इससे एलर्जी हो या कुछ भी हो, तो वो क्या करेगा, इस ड्रग पर हो सकता है अपना एडीआर शो कर दे, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर दे। तो ये वाला हमारा केस क्या कहलाएगा, आइडियोसिनक्रेसी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगा। दीज आर दोज एडवर्स इफेक्ट विच आर अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डोज, पर डिपेंड नहीं करते हैं। बाकी ये हमारे अनयूजुअल, यानी कि जो हमको चाहिए नहीं, नॉर्मली जो नहीं होता है, वैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि हर एक बंदे पे ये अलग हमारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं ड्यू टू इट्स पेक्यूलिटी, यानी कि उस बंदे की खासियत के बेस पे। और ये खासियत मोस्टली हमारी क्या होती है, जेनेटिक भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई बंदा है, वो अगर मान लो किसी के पेरेंट्स हैं और उनको मान लो शुगर वगैरह या डायबिटीज़ ये सारी बीमारी ज़्यादा होती हैं, तो बहुत चांस है कि उनके बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब आपको हर किसी का तो पता नहीं होता, आपने मान लो वो ड्रग दे दी और हो सकता है उसको पहले से जेनेटिक चेंज हो तो उसको बीमारी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब जैसे एग्जाम्पल इसमें देखो तो बारबिट्यूरेट्स है। अब इसका काम होता है ये डिप्रेशन कॉज करता है, सेडेशन, ये सारी चीज़ें कॉज करता है। लेकिन देखा गया है कि कई केस में एक आध ऐसे पेशेंट जिनको ये एक्साइटमेंट कॉज कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट एडीआर हो गया। तो भाई क्या आपने भाई पहले से कोई मान लो एक्साइटेड है, आप उसको डिप्रेस करने के लिए दे रहे हो, आपने डिप्रेस के लिए बारबिट्यूरेट दिया, वो और ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो गया, उसका और ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन हो गया। तो इन केसों में क्या होता है, ये हमारा एडीआर कहलाता है। सेकंड हमारा इसमें आता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। तो ये सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा कोई कोई पेशेंट ना किसी किसी ड्रग से एलर्जी कॉज करता है। जैसे बहुत लोग क्या है, फिश ऑयल, यानी कि जो फिश वगैरह होती है उसके ऑयल की सब्जी हो या फिश वगैरह जो बनाते हैं उनसे एलर्जी होती है, उनको खाते ही उन्हें एकदम रेसेस शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ हो जाती है। तो इस तरह की जो हमारी रिएक्शन होती है इसको हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि दीज आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच ऑकर व्हेन पेशेंट एक्सपीरियंस द एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग। यानी कि कोई कोई पेशेंट पे किसी किसी ड्रग से एलर्जी कॉज होती है, तो अगर वो ऐसा ड्रग यूज़ कर लेता है तो वो एलर्जी हो जाएगी। अब ये भी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमको पहले से पता नहीं है किस ड्रग को किससे एलर्जी है, तो ये भी हमारी क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। बाकी इसका एग्जांपल हमारा है एनाफाइलैक्सिस। तो ये क्या है, सीवर एंड सडन होती है जो हमारे कॉन्शियसनेस या इवन डेथ तक कर सकती है। फिर हमारे इसमें थर्ड टाइप आता है जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात समझो, हर एक जो बंदा है उसमें भाई जीन अलग अलग होता है। आपको पता है पेरेंट्स से मिले हैं तो कुछ कुछ डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनो टाइप बोलते हैं एक तरह से। यानी कि जीनों के जो टाइप है वो हमारे डिफरेंट होते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि जो हमारे जीन्स के टाइप है मान लो डिफरेंट है, तो वो इस केस में क्या होगा कि हर एक बंदा उस ड्रग के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि मान लो कोई ड्रग, वही मैंने बताया ABC 3 बंदों को दे सकता है, तो इसको मान लो अलग डिफरेंट, इसको मान लो ठीक है, इसको ठीक है, लेकिन इसमें मान लो जीन्स हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं, तो ये हमारे एडीआर कॉज कर सकता है इस वाले बंदे में। नहीं समझे, चलो कोई नहीं, इसको एग्जाम्पल से या थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो लेट करो आपने कोई ड्रग है ये, और ये हमारी किसी बॉडी में दी गई। अब आपको पता है बॉडी में दी जाएगी तो ये ड्रग जाके क्या होगी, फाइनली मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म होगा। अब जो मेटाबॉलिज्म हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, मान लो मेटाबॉलिज्म हो रही है ये ड्रग हमारी इस बॉडी में जाके, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा डिपेंड करता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स के ऊपर। यानी कि जो हमारे एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वही हमारे किसी भी चीज़ को मेटाबोलाइज करते हैं। अब जो एंजाइम्स हमारे, ये हमारे कंट्रोल होते हैं जीन्स के द्वारा, सिंपल सी बात है। अब मैंने बताया कि जीन्स आपके अलग अलग होते हैं, तो मान लो इस बंदे में ठीक थे, इस बंदे में ठीक थे, लेकिन इस बंदे में जो हमारे जीन्स थे वो मान लो स्लो काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनका जीनोटाइप थोड़ा सा स्लो है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे जो माइक्रोसोमल एंजाइम वो स्लो काम करेंगे और हमारी जो मेटाबॉलिज्म वो हमारी स्लो हो जाएगी। तो जब मेटाबॉलिज्म हमारी स्लो हो जाएगी तो ड्रग हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में रहेगा और वो क्या कर सकता है, फिर और ज़्यादा एक्शन शो करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी में क्या करेंगे, ये नुकसान कॉज करेंगे, क्योंकि कोई ड्रग है जिसको टाइम से बाहर निकल जाना चाहिए था, बॉडी से एक्सिट आउट हो जाना चाहिए, और उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो होगी तो हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। हो सकता है वो ड्रग दोबारा हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए ब्लड के थ्रू, तो हमारी बॉडी में क्या कर सकता है, वो एडवर्स इफेक्ट यानी कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है अपने ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरह से हमारे ये बनते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीन्स की वजह से किस तरह से मेटाबॉलिज्म हमारी स्लो हुई, और मेटाबॉलिज्म स्लो की वजह से हमारे जो ड्रग्स था वो हमारी बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा और देन वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया, हो सकता है कि भाई जीन्स हमारे किसी में ऐसे हों कि मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दें, तो ये भी हमारे सीन देखने को मिला है। तो यही एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर देख लेना, ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन थी पूरी की पूरी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है एडीआर की, और उसके अंदर हमारे 2-3 टॉपिक 5 और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन पूरा बन के आता है जो 10 मार्क्स में हमारा AKTU में आया हुआ पिछली बार, कि मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर। वैसे सिलेबस में ड्रग इंटरेक्शन दिया है, लेकिन एडीआर के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन आया कि मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर एंड सजेस्ट सम वे टू कंट्रोल देम, यानी कि हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन 10 में आया, पहले एडीआर की डेफिनेशन लिख देना, थोड़ा सा आप छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना दे जो मैंने बनाया है वो सारे करके। फिर यहाँ पर हमारे टोटल 4 मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एडीआर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर पहला हमारा आता है केस कंट्रोल स्टडी, सेकंड हमारा आता है कोहॉर्ट स्टडी, थर्ड आता है हमारा स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट, और फोर्थ हमारा आता है इसमें रिपोर्ट लिंकेज सिस्टम। अब अगर आपको ये वर्ड याद आ रहे हो, स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट एंड रिपोर्ट लिंकेज स्टडी या सिस्टम, ये हमारा लास्ट टॉपिक दिया है हमारे इसी चैप्टर में, तो ये हमारा इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको।
तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो सिंपल सी बात है कि मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर का मतलब है कि ये हमारी 4 तरह से हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप के क्या करेंगे, बंदों को इकट्ठा करेंगे, पीपल्स को इकट्ठा करेंगे और उन पर हम क्या करेंगे, ड्रग्स जो भी दिए जाते हैं वो हम ड्रग्स देंगे और उसके बाद हम एक एक बंदे की करेंगे रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट में हम चेक करेंगे कि किसी बंदे को किस वाले ड्रग से एडीआर यानी कि एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, और वो पूरा कलेक्ट हम डाटा रखेंगे और उसके थ्रू हम अपने आगे वाले जो भी लोग होंगे उनको सजेस्ट कर सकेंगे कि ये ड्रग से ये वाले एडवर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझो कि जब पैरासीटामोल जो हमारी पहली बार यूज़ की गई होगी, तो भाई पहले से तो हमको पता नहीं था कि ये लीवर को टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। हमारी इसी तरह की स्टडी हुई होंगी और तब हमको देखने को मिला होगा कि जो पैरासीटामोल है वो हमारे क्या कर सकते हैं, लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो एक दो जगह उसने की होगी, सब हुआ होगा, उसके बाद वो रिपोर्ट पूरी बनकर आई है। इसलिए अब क्या होता है, हर एक पैरासीटामोल के पीछे लिख कर आता है कि भाई अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो उसका यूज़ ना करें या ये लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो इसी तरह की कुछ हमारी स्टडी हैं जो हमारी नई नई एडीआर को खोजबीन करती रहती हैं और लोगों को बचाती रहती हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहला हमारा आता है केस कंट्रोल स्टडी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमें किसी भी डिजीज़ के ऊपर स्टडी करनी है, और जैसे मान लो किसी भी डिजीज़ के ऊपर करनी है तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसे बंदे लेंगे जिनको वो डिजीज़ है और हम एक ग्रुप ऐसा लेंगे जिसको वो डिजीज़ नहीं है। अब दोनों पे क्या करेंगे, हम उस ड्रग को अप्लाई करेंगे जिस ड्रग की वजह से ये डिजीज़ हमको होती है। तो दोनों को हमने क्या किया, वो ड्रग वाला देना शुरू कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फाइनल डाटा बनेगा वो चेक करेंगे कि किसी बंदे को कोई एडीआर हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और इसके अलावा हम जो पेशेंट है उनकी हिस्ट्री वगैरह भी कलेक्ट करते हैं कि पहले से क्या है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे। इनको भी ड्रग दिया हमने डिसीज़ वाले को, इनको भी कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई किसको डिसीज़ ज़्यादा हो रही है, कितने लोगों को एडीआर ज़्यादा हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि लेट करो कि भाई एक बार मतलब पूरा लंग कैंसर के ऊपर पूरी केस रिपोर्ट बनाई गई, तो उसमें ये पाया गया कि जितने लोग सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं वो लोग 10 से 11 गुना ज़्यादा जो है मतलब चांस होते हैं कि उनको भाई लंग कैंसर होगा, जो नॉर्मल पीपल हैं। यानी कि लंग कैंसर होने के सबको चांस होते हैं। तो जैसे नॉर्मल है जो सिगरेट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, उनसे 10 से 11 गुना ज़्यादा चांस है कि भाई जो बंदा सिगरेट यूज़ करता है उसको लंग कैंसर होगा। तो ये हमारा इन्हीं तरह स्टोर किया गया कि भाई किसको क्या है, लंग कैंसर वाला लिया गया, नॉर्मल वाले लिया गया, सबसे पूछा गया कौन कितना स्मोकिंग करता है, सब देखा गया। और इस सिगरेट में हमारा कौन सा ड्रग पाया जाता है ये कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते कितने लोगों को पता है। ठीक है, अभी लिखो यहाँ पे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, ड्रग करने पूरा पता लगाया कि सिगरेट वाले हमारे बंदे 10 से 11 गुना चांस है कि भाई उनको क्या हो सकता है, हमारा लंग कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की हमारी स्टडी यहाँ पर होती है, केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें हम पता लगाते हैं भाई इसी स्टडी से हम ये और दावा कर सकते हैं कि भाई सिगरेट की वजह से क्या हो सकता है, लंग कैंसर होने के बहुत चांस होते हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पर केस कंट्रोल स्टडी। सेकंड हमारी इसमें आती है कोहॉर्ट स्टडी। तो इसमें क्या करते हैं, हम सेम एज ग्रुप के सेम मतलब कंडीशन वाले, जैसे मान लो हमने क्या किया, सेम ग्रुप के सेम कंडीशन वाले कुछ ग्रुप पूरा हम एक ले लेते हैं। अब उस ग्रुप को क्या करेंगे, हम सेम दवा देना शुरू करेंगे। अब जब सेम दवा देना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो दवा भाई इफेक्ट अपना शो करेगी। अब हो सकता है कुछ बंदों को वो अलग शो करे, कुछ बंदों को कम शो करे। तो उसके अकॉर्डिंग हम बाद में क्या देखते हैं कि उस दवा का कोई भाई एक्सेसिव इफेक्ट तो नहीं है। यानी कि अभी आपने 2-3 इफेक्ट पढ़े, एक हमारा होता है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एक हमारा होता है डिलेड इफेक्ट तो नहीं है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। तो इन सब की स्टडी हम क्या करते हैं, इसी कोहॉर्ट स्टडी के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर लगभग हमारे 2 से 3 हज़ार पेशेंट लिए जाते हैं, सबको ये चीज़ दी जाती है और सारा कुछ हमारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है। बाकी जो भी रिलेवेंट डाटा हमें मिलता है कि भाई ये वाला ड्रग हमारा एक्सेसिव कर रहा है, ये वाला बंदा टॉक्सिक कर रहा है, तो ये सारी रिपोर्ट बाद में क्या है, फार्मासिस्ट हो गए या जो भी हमारे डाटा हो गया, सेंटर हो गए, उन सब में ये सबमिट कर दी जाती है। तो ये हमारा सेकंड था कोहॉर्ट स्टडी वाला। थर्ड हमारा इसमें आता है स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट। तो स्पॉन्टेनियस केस ये सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या होता है, मान लो कोई भी बंदा या डॉक्टर है किसी को दवा दे रहा है। मान लो कि यहाँ पर ये कोई डॉक्टर है और इस डॉक्टर ने इस पेशेंट को क्या दी, दवा दी यहाँ पर। अब मान लो कि इस पेशेंट ने शिकायत की कि भाई हमें ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ईचिंग हो रही है या ये वाली प्रॉब्लम हमको कॉज हुई। तो डॉक्टर उसको क्या करेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर ये हुई क्यों, और अगर उसको शक होता है कि ये भाई इस वाले ड्रग की वजह से हुई है, तो वो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी ये आगे उस फार्मासिस्ट को, आगे जो हमारे फार्मास्यूटिकल जर्नल्स होते हैं, मेडिकल होंगे और जो हमारी WHO संस्था, यानी कि हर तरफ वो क्या करेगा, उस चीज़ को हमारी फैला देगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो वो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी आगे पहुंच जाएगी और देन क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे और डॉक्टर होंगे वो वाले उस दवा का यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा मेथड होता है ये क्या करता है, ये यूज़ करते हैं हम किसी दूसरे प्रिस्क्राइबर, यानी कि जो डॉक्टर वगैरह हैं, दूसरे प्रिस्क्राइबर को अलर्ट करने के लिए। तो यही अगर आपको याद हो, एक बार जो है डिस्प्रिन बैन हुई थी, आपको पता होगा डिस्प्रिन वाली टैबलेट बैन कर दी गई थी पूरी। तो वो भी हमारी इस तरह हुई कि लोगों ने कुछ शिकायतें करी, कुछ लोगों ने उसको मतलब फील किया, उसके बाद वो फैली और धीरे धीरे वो खबर फैलते फैलते हमारी जो पब्लिक में वो चीज़ कर दी गई और फायदे में वो क्या होगा, हमारा वो कर दी गई, बैन कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा वो ठीक हो के आई है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो नाउडेज क्या होता है कि ये हमारी जो ADR रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं
हैं ये क्या करेंगे, जान लो कोई भी फार्मेसी कहीं पे उसने क्या किया, डिटेक्ट किया कोई भी, तो वो डिटेक्ट करके क्या करेंगे, हम एडीआर एजेंसी को भेज देंगे। अब जो एजेंसी वगैरह है वो हमारी क्या है, WHO के साथ लिंकअप होती है। तो जैसे ही WHO को ये पूरी मिलेगी, WHO क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगा, और जब इन्वेस्टिगेट हो जाएगी देन वो क्या करेगा, जो WHO पूरा रिपोर्ट कर देगा। अब आजकल तो भाई लेटेस्ट हमारा इंस्टाग्राम पे हो गया, व्हाट्सएप पर हो गया, गूगल पे हो गया, हर तरफ क्या करेंगे, उस न्यूज़ को फैला दी जाएगी, और कुछ ही टाइम में यानी कि एक दिन के अंदर ही हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो ये हमारे WHO के द्वारा पूरा होता है। तो यही होता है कि ये अलर्ट करते हैं दूसरे प्रिस्क्राइबर को कि ये दवा हमारी बैन है या खराब है, इसको यूज़ ना करो, ठीक है। तो यही मेथड सबसे चीप हो गया और सबसे अच्छा भी है, इसी को यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक और हमारा आता है रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई लेट करो कि भाई हमारे बहुत सारे हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, लोकल बॉडीज़ हो गए। तो हर कहीं पर क्या होता है, मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दो तरह के डाटा होते हैं। मॉर्बिडिटी डाटा होता है कि कोई भी पेशेंट उसके अंदर कितने भर्ती हैं और उन पेशेंट को क्या क्या बीमारी है, किस वजह से हुई है, कोई ड्रग की वजह से हुई है, क्या हुई है, तो ये पूरा का पूरा डाटा होता है। और मोर्टिलिटी होता है यानी कि मृत्यु वाला डाटा, यानी कि कोई पेशेंट है वो डेथ कितने कर गए हैं, डेथ किस वजह से हुई है, किस परेशानी की वजह से हुई है, कौन सा ड्रग वो खा के आया था या किस ड्रग ने कैसे किया। तो इन दोनों केस की जो भी हमारे डाटा होते हैं वो डाटा लिया जाता है और उस डाटा को क्या कहते हैं, एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज करने के बाद इसमें क्या क्या डाटा होता है, वही है कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी क्यों हुई, डिजीज प्रेवलिंग एरिया। मान लो कोई बहुत जगह से क्या है, कोई मान लो एक शहर है, कोई गगनपुर वगैरह कुछ भी मान लो, वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं मलेरिया की प्रॉब्लम से। तो इससे सरकार को भी पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को, कि उस एरिया में ज़्यादा मलेरिया वाला, तो उसको वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह डिजीज प्रेवलिंग यानी कि फैलने वाला कोई एरिया हो गया, कॉज ऑफ डिजीज हो गया, ADR हो गया, साइड इफेक्ट हो गए, क्या हो गए, ये पूरे डाटा को लेकर एनालाइज करके ये सारी प्रॉब्लम को निकाला जाता है। और बस वो प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। मान लो कोई ड्रग है, तो देखा गया कि मान लो किसी ज़्यादा ही ड्रग से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बस उस ड्रग को बाद में हम बैन वगैरह कर सकते हैं या उसको दोबारा रीचेक वगैरह करा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी कहलाती हैं रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी वाला, और उसको हम कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। अब ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है, रीज़न क्या है कि भाई डाटा कलेक्ट करते करते आपको पता है कितने हॉस्पिटल कितना क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और ये एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है इतनी चीज़। तो ये थे हमारे सिंपल सी 4 मेथड जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी ADR को। एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इन चारों को अच्छे से यहाँ पे लिख के आ सकते हो। अब बात करें हम यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ADR, कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, हम ADR को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको रोक सकते हैं। कैसे, ऑल इनअप्रोप्रिएट यूज, यानी कि फालतू में जो दवा को यूज़ करते हैं उसको हम रोक सकते हैं। पेशेंट की जो मेडिकेशन हिस्ट्री है, यानी कि वो पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इन सबको हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग मेडिकेशन, जब मेडिकेशन हम दे रहे होते हैं उस टाइम पर हम दवाइयों की रिएक्शन हिस्ट्री सारा कुछ हम चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जब कभी भी हम करें, मतलब ट्राई करो कि कोई भी जो ड्रग या दवा आप दोगे मिनिमम पॉसिबल में दे सकते हो। यानी कि मान लो अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा है तो उसको 250 mg दो, ज़्यादा नहीं है कि आप 500 दो, कम ही कम देकर देखो पहले कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं ठीक होता है देन आप थोड़ी सी डोज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इससे ADR की प्रॉब्लम कम हो जाएंगी थोड़ी सी। बाकी जो हमारे बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं उनमें मोस्टली ADR देखने को मिलता है। तो आप ट्राई करो कि उन पर जब भी आप कोई दवा ड्रग दो तो आप उनको मॉनिटर करते रहो टाइम टू टाइम कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और खुद से आप उनसे पूछ सकते हो, जैसे मान लो किसी को आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो पूछो भाई घबराहट तो नहीं हो रही है, भाई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा। तो इस तरह कर करके आप ADR वगैरह को रोक सकते हो। बाकी पूरे मेडिकेशन जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो पूरे को आप रिव्यू करते रहो क्या कैसे है। तो ये कुछ मेथड है जिनसे आप रोक सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमारा कुछ टॉपिक इसके अंदर आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो वही एक तरह से हमारा यही वाला था, रिपोर्टिंग आपने पढ़ लिया, स्पॉन्टेनियस की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ थी। और मैनेज कैसे कर सकते हो, तो भाई सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताया 4 चीज़ें कर सकते हो आप इसमें। एक हमारा होता है लिटरेचर रिव्यू, एक होता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, एक होता है ड्रग लेवल स्टडी, एक होता है थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग। तो जो मैंने अभी आपको इससे पहले प्रीवेंट बताए इन्हीं को थोड़ा सा अच्छे यहाँ लिख के भेजा कि लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या है कि किसी भी ड्रग के बारे में आप पहले पढ़ लो, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन ले लो, कैसे क्या लिखी हुई इन सबसे मिला मिलू लो। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री को पता कर लो कि कोई ड्रग से भाई किसी को एलर्जी तो नहीं है, कोई ड्रग से कोई सस्पेक्टेबल नहीं है, किसी ड्रग से पहले कोई बीमार तो नहीं हो, ये सारी बात है। फिर ड्रग लेवल स्टडी, यानी कि ड्रग की जो कोई भी है भाई स्टडी ड्रग के बारे में टोटल पता कर लो। फिर डिसीजन मेकिंग क्या कैसे, ये सारी बात है। वही जो जहाँ पे मैंने बताया प्रीवेंट करना, यही सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो अब हमारा ADR वाला पार्ट एक तरह से खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो कई बार जो है इसके ऊपर भी 5-7 में क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग के बारे में आप सब लोग जानते हो। अब इंटरेक्शन वर्ड को अगर हम तोड़ें तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, और एक्शन का मतलब होता है इफेक्ट। यानी कि अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि लेट करो आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर आपने कोई ड्रग पहले से खा रखा है, मान लो कोई भी आपके बॉडी में ड्रग है। अब मान लो आपने क्या किया, कोई एक और दवा आप खा रहे हो, तो मान लो ये वाली हमारी बॉडी में ड्रग गई। अब हमारी बॉडी में पहले से कोई मान लो ड्रग प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी पहले बॉडी में प्रेजेंट ड्रग है ना, वो इसके इफेक्ट को क्या करेगी, अल्टर कर देगी, यानी कि या तो कम कर देगी या फिर ज़्यादा कर देगी।
मतलब एक तरह से हुआ क्या कि मान लो आपकी बॉडी में पहले से एक बी ड्रग प्रेजेंट था और आपने क्या खा लिया, ए ड्रग और खा लिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी ड्रग क्या हो गया, आपस में मिल जाएंगे। और जब ये मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब इंट्रैक्शन, इसी को हम इंट्रैक्शन बोले। जो मैंने आपको बताया कि दो इंटर हो गए, यानी कि दो ड्रग आपस में क्या हो गए, मिल गए। और मिलने की वजह से जो इनका एक्शन था, इफेक्ट था, वो हमको कुछ देखने को मिलेगा। अब जो इफेक्ट है वो क्या होगा कि ये वाला ड्रग क्या हो सकता है कि हमारे इस वाले ड्रग की एक्शन को खत्म कर दे, या हो सकता है ये वाला ड्रग हमारे इस वाली एक्शन को खत्म कर दे। मतलब खत्म कर दे या कम कर दे या ज़्यादा कर दे, कुछ भी हमारा देखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ हमारी कहलाती है ड्रग इंटरेक्शन की व्हेन वन ड्रग अल्टर द एक्शन और इफेक्ट ऑफ एनी अदर ड्रग। यानी कि जब एक ड्रग हमारे किसी दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर दे या अल्टर मतलब चेंज कर दे, उसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। जब हमारे दो ड्रग आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी। ये हमारे क्या हो रहे हैं ये आपने यहाँ पर देख लिया। बाकी इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो हम आगे देखेंगे, जब आपको इसके टाइप बता जाएंगे तब आपको ये और क्लैरिफाई एकदम हो जाएगा। अब अगर रीज़न की बात करें तो भाई अगर आप मल्टीपल डोज लेते हो सेम टाइम पर, यानी कि मान लो आप एक तरह से दो तीन तरह की ड्रग ले रहे हो तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मान लो आपने OTC ड्रग यानी कि अलग से मान लो आपने पैरासीटामोल ये सब खरीद ली और आप फिर डॉक्टर के पास भी चले गए, तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दी, तो आपने वो दवा भी ले ली। अब आप दोनों तरह की अगर दवा खाओगे तो भाई दो मतलब मल्टीपल डोज आपकी बॉडी में चली जाएगी। तो ये आपकी बॉडी में क्या कर सकती है, ड्रग इंटरेक्शन कॉज कर सकती है। उसके बाद हो सकता है मल्टीपल प्रिस्क्राइबर। आप एक डॉक्टर के पास गए, 2 दिन आपने दवा खाई, आपको अच्छी नहीं लगी, आप फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, आपने कहा ये भाई ठीक नहीं कर पा रहा, आपने दूसरे दवा ले ली। तो इस केस में भी आपको ये ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर पेशेंट कंप्लायंसेस मतलब क्या है कि भाई दवा खाना भूल रहे हो, आपसे बोला कि ये भाई सुबह खाना, ये दोपहर में खाना, ये शाम को। अब मान लो आप सुबह की भूल गए तो आपने क्या किया, 11-12 बजे खा ली, फिर 1-2 बजे आपने दोपहर वाली भी खा ली। तो लगभग 1 घंटे के अंदर आपने 2 टैबलेट खा ली, तो वो भी आपकी मल्टीपल डोज के अंदर आ गया और ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर एक होता है ड्रग पोटेंसी, यानी कि कोई कोई ड्रग ऐसा हो सकता है वो ज़्यादा ही भाई अपना इफेक्ट शो कर दे, तो ये ड्रग पोटेंसी हो सकती है। फिर ड्रग एब्यूज़, मतलब कुछ लोग मिस यूज़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा रहे हो दबा के, तो इस तरह से हमारी ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिल जाती है। अब अगर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यही इसमें 2 है जो हमारे मेन है, उनको हम पढ़ लेंगे। तो ड्रग इंटरेक्शन में पहला हमारा आता है बेनिफिशियल इंटरेक्शन, यानी कि जिस इंटरेक्शन से हम लोग को फायदा हो। सेकंड हमारा आता है एडवर्स इंटरेक्शन, जिसमें हमारे 2 आते हैं, एक फार्माकोडायनेमिक, एक हमारा आता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। अब अगर देखा जाए तो बेनिफिशियल वाली हमारी 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, एडवर्स की भी हमारी 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन जो फार्माकोकाइनेटिक वाला है वो हमारा 5 या 7 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी सबको हम नॉर्मली यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो पहले ही अगर हम बात करें बेनिफिशियल इंटरेक्शन के बारे में, तो इसमें क्या है कि जब हमारे ड्रग कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, यानी कि 2 ड्रग या 2 से ज़्यादा ड्रग आपस में दिए जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक ड्रग हमारे दूसरे ड्रग का क्या होगा, इफेक्ट को बढ़ा देता है, यानी कि हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो यही चीज़ हमें मिल जाती है बेनिफिशियल इंटरेक्शन। यानी कि सिंपल सी बात है, लेट करो आप कहीं जा रहे थे और एक लोग कोई बात करने जा रहा, आपने क्या किया, साथ में अपने दोस्त को भी ले लिया। अब क्या हुआ, मान लो कहीं पर अगर आप अटक रहे थे तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपकी हेल्प कर दी, तो वो आपका बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो गया कि 2 दोस्त आपस में मिले और उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया। तो इसके एग्जाम्पल मान लो ए और बी मिलकर इन्होंने क्या किया, इफेक्ट डबल कर दिया। इसका एग्जाम्पल देखो, कॉट्रीमॉक्साजोल नाम की एक दवा आती है जो आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मेडिकेम में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अब इसमें क्या होता है, 2 ड्रग होते हैं, एक हमारा होता है सल्फामिथॉक्साजोल, एक होता है हमारा ट्राइमिथोप्रिम। अब ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी कि ये हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया साइडल हो जाते हैं, यानी कि अब ये हमारे बैक्टीरिया को किल ही यानी कि मारने का काम करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ने मिलकर क्या किया कि आपस में इंटरेक्ट करके एक बेनिफिशियल इंटरेक्शन कॉज की, यानी कि हमारी बॉडी में हमको फायदा पहुंचाया और हमारे यूटीआई को अच्छे से ठीक किया और हमारे बैक्टीरिया को अच्छे से मार दिया। तो इस तरह के जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल इंटरेक्शन बोलते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाकर क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। अब अगर इसके और एग्जांपल देखे जाए तो जैसे हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गए जो कॉन्ट्रासेप्टिव में दिए जाते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर बेरफेरिन और विटामिन के वाले दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेरफेरिन का काम क्या होता है, आपको सिंपल बताया कि भाई हमारे क्लॉटिंग में ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, हमारी क्लॉटिंग को एक तरह से बचाएगा। तो अगर हम यहाँ पर विटामिन के साथ में दे देंगे तो इस बेरफेरिन को थोड़ा सा लेस इफेक्टिव बना देगा, जिससे हमारी ओवरडोजिंग बच जाएगी, यानी कि बेरफेरिन अपना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाएगा और हमको टॉक्सिटी कॉज नहीं होगी, मतलब एक तरह से हमारी ब्लीडिंग वगैरह बच जाएगी। सेकंड केस हमारा देखा जाए तो यहाँ पे हमारे आती है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। तो देखो फार्माकोकाइनेटिक आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जब कोई ड्रग जाता है तो वो हमारी बॉडी में एडीएम यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन 4 चीज़ें करता है। तो ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि मान लो अगर 2 ड्रग मिल जाते हैं तो इसमें हो सकता है कि हमारा मान लो ये पहला ड्रग है, ये दूसरा ड्रग है, तो ये वाला ड्रग हमारे दूसरे ड्रग की एडीएमई प्रॉपर्टी यानी कि जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन है इनको अफेक्ट कर सकता है, या फिर इसको बढ़ा देगा या हमारे घटा देगा। तो ये हमारे फार्माकोकाइनेटिक वाले ड्रग इंटरेक्शन कहलाते हैं।
तो वही यहाँ पर आपको दिखेगा कि जैसे मान लो ये हमारा ए ड्रग है, ये हमारा बी ड्रग है। तो बी ड्रग की मान लो कुछ एडीएमई हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर ए ड्रग हम देते हैं इसके साथ में, तो ए वाला हो सकता है कि इसकी एडीएमई प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर दे, यानी कि चेंज कर देगा। तो इसी बेस पर देखा गया तो हमारे ये 4 तरह से मतलब क्लासीफाई किए जा सकते हैं। पहला हमारा एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन है, फिर मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन है, फिर हमारा एक्सक्रीशन इंटरेक्शन है। तो अब अगर ये मतलब अलग से आता है, अगर ये फार्माकोकाइनेटिक वाला, तो आप इसको डिफाइन करके आना, अदरवाइज आप ये शॉर्ट में पूरा लिख के आ सकते हो, इतना इनफ होगा, ठीक है। तो अगर ये लॉन्ग में आता है तब आप इसको लिख के आना। तो एब्जॉर्प्शन में सिंपल है कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो हमारी अल्टर होगी। भाई सिंपल सी बात है, ये हमारी 4 चीज़ें हैं और चारों में हमारी चारों ही अल्टर होंगी, इसमें एब्जॉर्प्शन हमारी अल्टर हो सकती है। अब कैसे, तो एग्जाम्पल मान लो ये एट्रोपिन है, ये हमारा मॉर्फिन है। अब एट्रोपिन मॉर्फिन अगर साथ में दिए सकते हैं तो जो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगा वो हमारा स्लो हो जाएगा, और जब हमारा पेट देर में खाली होगा तो एब्जॉर्प्शन हमारी कम होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारी मोस्टली कहाँ से होती है, इंटेस्टाइन से होती है। तो अगर पेट से इंटेस्टाइन में लेट पहुंचेगा ड्रग तो एब्जॉर्प्शन तुम्हारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा क्या होता है, कुछ ड्रग आपस में मिलकर अनएब्जॉर्बल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्ब ही नहीं होते, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो वो भी नुकसानदायक है। तो पहला हमारा एब्जॉर्प्शन आप समझ गए। सेकंड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें क्या होती है, जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हमारी है वो किसी ड्रग की अल्टर हो जाती है। कैसे, मान लो ये हमारा कोई ए ड्रग लगा हुआ है, ये हमारा ए ड्रग है, ये हमारा बी ड्रग है। हम मान लो ए ड्रग भाई हमारा प्रोटीन बाइंडिंग है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन से, तो प्रोटीन में आराम से ये बाइंड होकर बैठा हुआ ड्रग। अब मान लो कि हमने कोई बी ड्रग ले लिया और वो क्या करेगा, वो इस ए वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब जैसे इसको हटा के वो यहाँ पर खुद लग गया, तो अब क्या होगा भाई, इससे ए ड्रग की जो हमारी क्या होगी यहाँ पर, ये अगर हमारा इससे प्रोटीन बाइंडिंग से हट जाएगा तो ब्लड के अंदर जो हमारी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और इस केस में ये हमारे ब्लड में जब ज़्यादा हो जाएगा तो इफेक्ट ज़्यादा करेगा और टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज हो सकती है। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन की, इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन को ही चेंज कर दिया। एग्जांपल जैसे हमारा डाइजीपाम है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा फिनाइटोइन को। अब फिनाइटोइन हमारे क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग में भी बाइंड हो जाएंगे और अपने टाइम टू टाइम रिलीज होंगे, हमारी बॉडी में एक्शन शो करेंगे। अब मान लो डाइजीपाम साथ में दे दिया, तो डाइजीपाम मान लो ये है, तो डाइजीपाम इस फिनाइटोइन को हटा के और खुद यहाँ पे लग जाएगा, तो फिनाइटोइन क्या हो गया, फिनाइटोइन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जब फिनाइटोइन फ्री हो जाएगा तो ये फ्री होकर कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर ही है। तो ब्लड में फिनाइटोइन ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, क्या हो जाएगा, फिनाइटोइन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में, क्योंकि वो प्रोटीन में कम बाइंड है, फ्री फॉर्म में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बाइंड होकर ज़्यादा एक्शन शो करेगा और टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। यही हमारा होता है क्या वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। थर्ड हमारे इसमें आता है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बायो ट्रांसमिशन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, तो भाई हमारी सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म हमारी होती है एंजाइम की मदद से। तो एंजाइम की मदद से हमारी होगी, तो एंजाइम हमारे 2 तरह से होते हैं, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन। अब कुछ ड्रग हमारे क्या करेंगे, जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म, वो हमारे एंजाइम इंडक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनको हम रिफाम्पिसिन के साथ देते हैं, तो हमारी एंजाइम इंडक्शन बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म हमारी बढ़ जाएगी। एंजाइम इनहिबिशन में एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म हमारे डाउन हो जाते हैं। जैसे हमारे टायरामिन रिच फूड है, इसको हम अगर MAO, ये हमारा वो वाला एंजाइम होता है जो इनको मतलब इनहिबिट करेगा, इनके साथ देते हैं तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल इसके एग्जांपल हो गए। लास्ट चीज़ हमारी इसमें आती है एक्सक्रीशन इंटरेक्शन, यानी कि एलिमिनेशन वगैरह भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो मतलब ड्रग कोई भी है उसकी जो बाहर निकलने की कैपेसिटी, यानी कि बाहर जो निकलती है, एक्सिट आउट होती है, वो हमारी अल्टर हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर हम रीनल एक्सक्रीशन को थोड़ा सा स्लो या अल्टर कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे हमारा पेनिसिलिन है और एक हमारा इसके साथ आता है प्रोविना एसिड। तो अगर हम पेनिसिलिन के साथ में प्रोविना एसिड दे देते हैं तो ये क्या करेगा, ये इस पेनिसिलिन के एक्शन यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को लॉन्ग कर देगा। कैसे, ये क्या करेगा, ये हमारी इसकी एलिमिनेशन को स्लो कर देगा। अब ये हमारी बॉडी से जब देर में बाहर निकलेगी तो बॉडी में रहेगी, और जितनी देर ये बॉडी में रहेगी उतनी देर अपना एक्शन शो करेगी। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी जो पेनिसिलिन है इसका एक्शन क्या हो जाएगा, हमें लंबे समय तक, यानी कि थोड़ी सी टाइम ज़्यादा तक हमको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक्सक्रीशन को हमारा बढ़ा दिया। तो इस तरह ये हमारे एक्सक्रीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के थे, हमारे सिंपल यहाँ देख लिए होंगे आपने, फार्माकोकाइनेटिक वाली इंटरेक्शन। तो यही हमारे लॉन्ग में बेसिकली आ जाता है। तो आई होप आपको पूरा ड्रग इंटरेक्शन समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अच्छे से देख लिया। उसके बाद आपने यहाँ प्रिवेंशन भी देखे थे, फिर आपने यहाँ पर मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ADR देखे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ये स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट, ये वाला भी सिस्टम मिल गया, जेनेटिकल डिटरमाइन टॉक्सिसिटी मिल गया, और आइडियोसिनक्रेसी 2 नंबर में मोस्टली आ जाता है। और ये वाले हमारे सिंपल थे टॉक्सिसिटी फॉलोअप सदन, ये अलग सा है तो ये पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पर आपको सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और एक्सेस, ये दोनों के दोनों आपको पता लग गए, और क्लासिफिकेशन आपने पूरी समझ ली, और ये हमारा पूरा मेन है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
और हमें केयरवेल फार्मा इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको सबकी जो है PDF लिंक मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद मिल जाएगी अभी नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।